आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बीपीओ की क्लासेस का पार्ट नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। तो इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था। ठीक है, ये चैप्टर का नाम हो गया, टॉपिक का नाम हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले हमें समझना है कि पंचायती राज संस्थान कहते किसे हैं, किस लिए इसकी स्थापना की गई। तो याद रखेंगे, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की स्थापना समय समय पर की गई है। ठीक है, क्या होता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण? यानी जो शक्ति है किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना रह करके कई जगह, मतलब कई लोगों के पास जो है शक्ति रहे। ठीक है, स्थानीय स्तर पर। तो इसी की स्थापना करने के लिए, यानी कि याद रखेंगे कि जो पेपर में जो आएगा वो एक साइंटिफिक टर्म होगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की स्थापना। यानी कि पंचायती राज संस्थान की स्थापना क्यों की गई है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की स्थापना। अब इतिहास में इसके क्या क्या प्रावधान रहे, इसके बारे में हम जानेंगे। आखिर प्राचीन इतिहास में क्या प्रावधान रहे, इसके बारे में जानेंगे। मध्यकालीन इतिहास में क्या प्रावधान रहे, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और आधुनिक भारत में इसके लिए क्या प्रावधान, आधुनिक भारत में इसके लिए क्या प्रावधान किए गए, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अगर हम बात करें वैदिक युग की, अगर हम बात करते हैं तो वैदिक युग में जो है पंचायत, एक शब्द का वर्णन किया गया है, पंचायत। पंचायत क्या होता था? एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह, उसके लिए एक वर्ड आया है पंचायत। ठीक है, ऐसे ही ऋग्वेद में भी कुछ पंचायत समितियों का गठन है, गठन की बात की गई है। जैसे कि एक हो गया सभा, सभा हो गई, समिति हो गई, बिदत हो गई। ये जो सभा है, समिति है, बिदत है, इनकी जो स्थापना है वो स्थानीय स्तर पर की गई थी। ठीक है, ये एक लोकतांत्रिक निकाय थे। ठीक, ऐसे ही जब अगला आता है महाकाव्य काल। महाकाव्य आप जानते हैं हमारे दो हैं, एक है रामायण और एक है महाभारत। तो रामायण में भी स्थानीय स्वशासन के बारे में जिक्र है और महाभारत में भी स्थानीय स्वशासन के बारे में जिक्र है। ठीक है, प्रशासन 2 भागों में विभाजित किया गया रामायण में। तो रामायण में पुर और जनपद 2 शब्द आए हैं। पुर जो होता था वो नगर को कहते थे, जनपद ग्राम को कहा गया है। राज्य में जाति पंचायत भी होती थी। ठीक है, रामायण जो लिखा गया है उस टाइम पर राज्य में जाति पंचायत भी होती थी और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति जो है राजा के मंत्रिपरिषद यानी कि राजा के काउंसिल का मेंबर होता था, सदस्य होता था। ठीक है, तो रामायण में दो चीज़ों का जिक्र है। एक, इसमें प्रशासन को 2 भागों में बांटा गया था, पुर और जनपद में। पुर नगर के लिए थी और जनपद ग्राम के लिए। याद रखिएगा, जनपद यहाँ पर ग्राम के लिए है। ठीक है, और राज्य में एक जाति पंचायत भी होती थी और जाति पंचायत के जो सदस्य होते थे वो क्या करते थे, ये जाति पंचायत के द्वारा जो निर्वाचित जो कोई व्यक्ति होता था वह राजा के मंत्रिपरिषद का मेंबर भी बन जाया करता था। अब हम बात करते हैं महाभारत की। जब हम महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत का एक है शांति पर्व। तो महाभारत के शांति पर्व से हमें स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य मिल जाते हैं। ठीक है, और ग्राम के ऊपर कुछ इकाइयाँ स्थापित की गई थी, जैसे कि 10, 20, 100 और 1000 ग्राम समूह की इकाइयाँ स्थापित की गई थी। ठीक है, और ग्राम का मुख्य अधिकारी ग्रामिक कहलाता था और 10 ग्रामों का समूह हम बोलते थे दसप। इनके बारे में डिटेल में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे जब चलते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है प्राचीन कालीन इतिहास। आखिर प्राचीन कालीन इतिहास में क्या क्या व्यवस्थाएं रहीं, तो इसमें हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में क्या व्यवस्था रही, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में क्या व्यवस्था रही। तो पहले हम देख लेते हैं मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें ही है, वृद्धों की एक परिषद की सहायता से ग्राम का मुखिया ग्राम का शासन चलाता था। यानी कि अगर हम बात करें मौर्य काल की, तो यहाँ जो ग्राम का मुखिया होता था वो ग्राम का शासन चलाता था, लेकिन किसकी सहायता से? कुछ वृद्ध लोगों की एक परिषद बनाई गई थी, एक काउंसिल बनाई गई थी। ठीक है,
कौटिल्य का आप सभी लोग जानते हैं कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो कौटिल्य ने लिखा है, मतलब आचार्य चाणक्य ने। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है और ये मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था थी। और मौर्य काल की अगर हम बात करें तो मौर्य काल में 10 ग्रामों के समूह को संग्रहण कहा जाता था। ठीक है, 10 गांवों के समूह को संग्रहण कहा जाता था। समाहर्ता के ऊपर महामात्य होते थे। ठीक है, और जो संपूर्ण जनपद का जो शासन व्यवस्था चलाता था उसे हम समाहर्ता कहते थे। प्रत्येक ग्राम का अलग अलग शासक होता था जिसे हम ग्रामिक कहते थे। अगर हम बात करें गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल की जरा बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर बात की जाए गुप्त और गुप्तोत्तर काल की तो ध्यान रखिएगा। हाँ, गुप्त की एक खास बात आप याद रखेंगे, जो जिला होता था, डिस्ट्रिक्ट होता था, आज की डेट में उसे उस समय बोलते थे विषय। क्या बोलते थे? विषय। क्या बोलते थे? विषय। ठीक है, विषय बोलते थे। तो अब जो ये विषय है ना, तो विषय आज की डेट में जिला। तो जैसे आज क्या होता, जिलाधिकारी होता है। ठीक है, वैसे ही उस समय जो विषय का जो प्रमुख होता था उसे हम कहते थे विषयपति। ठीक, और ग्राम के प्रधान को बोलते थे ग्रामिक। और राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो कहलाता था सर्वाध्यक्ष कहलाता था। और पदाधिकारियों का सर्वश्रेष्ठ वर्ग जिन्हें उच्च से उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था उसे हम कुमारा मात्य कहलाते थे। ठीक है, कुमारा मात्य। अब ऐसे ही बात कर लेते हैं मध्यकाल की। तो मध्यकाल तो आप लोग जानते हैं, मध्यकालीन भारत इतिहास में पढ़ा होगा। तो मध्यकाल में दो चीज़ें आ गई, एक आ गया सल्तनत काल और एक आ गया मुगल काल। तो पहले हम सल्तनत काल को जरा देख लेते हैं। सल्तनत काल में जो राज्य था, राज्य मतलब पूरा राष्ट्र हो गया, वह प्रांतों में विभाजित था। और जो ये प्रांतों में जो विभाजित था इसे बोला जाता था विलायत। क्या बोला जाता था? विलायत। क्या बोला गया है? विलायत। विलायत। ठीक है, विलायत बोला गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें ग्राम प्रशासन कैसा होता था, तो ग्राम प्रशासन में 3 लोगों के नाम याद रखने हैं, मुकद्दम, पटवारी, चौधरी। अब जो मुकद्दम जो होता था ये प्रशासन की देखरेख करता था गांव में, ग्राम में। सल्तनत काल की बात कर रहे हैं। सल्तनत काल में मुकद्दम प्रशासन की देखरेख करता था, पटवारी राजस्व संग्रह का काम करता था और चौधरी पंचों की सहायता से जो विवाद होते थे उसका समाधान करता था। तो मुकद्दम, पटवारी, चौधरी। मुकद्दम का काम क्या था? प्रशासन की देखरेख करना। पटवारी का काम क्या था? राजस्व संग्रह करना। चौधरी का काम होता था पंचों की सहायता से विवाद को समाधान करना। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं मुगल काल की। तो मुगल काल के दौरान जातिवाद और शासन की सामंतवादी प्रणाली ने ग्रामीण स्वशासन को पतनोन्मुख किया। यानी कि ये बात ध्यान रखेंगे कि मुगल काल में क्या हुआ था, मुगल काल में जो आपका प्रशासन है, जो ग्रामीण स्वशासन है, वो जो है पतन की ओर वो जो है उन्मुख हो गया था। यानी कि जो ग्रामीण स्वशासन है, ग्रामीण विकेंद्रीकरण है, वो मुगल काल में धीरे धीरे क्या होने लगा था, धीरे धीरे वो जो है पतन की ओर जाने लगा था। क्योंकि मुगल काल में जो है प्रशासन है वो धीरे धीरे केंद्रीकृत होने लगा था और बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत हो गया था। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखने वाली बातें हैं यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं, तो अब यहाँ से शुरू हो जाता है चैप्टर। जैसे कि अब चैप्टर है पंचायती राज। पंचायती राज क्या है? पंचायती राज, तो पंचायती राज का अर्थ पंचायतों द्वारा गांवों का शासन करना है ताकि गांवों का पुनर्निर्माण हो सके। यानी कि गांवों के पुनर्निर्माण के लिए पंचायतों के द्वारा गांवों का शासन करना होता है। ठीक है, एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है राधा कुमुद मुखर्जी। राधा कुमुद मुखर्जी ने ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र के देवता की संज्ञा दी है। पंचायती राज का संबंध सत्ता के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से है। यानी कि इसका मतलब है सत्ता का जो संबंध होगा सीधे लोगों से होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनता को अधिक से अधिक शासन में सहभागी बनाने के लिए पंचायतों की भूमिका को स्वीकार कर लिया गया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, बस उसको ध्यान में रखना है कि कभी कथन तर्क बना के अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो उसको सॉल्व कर सके। ग्रामीण समाज के विकास के लिए तथा आर्थिक व प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए स्थापित व्यवस्था को पंचायती राज कहा जाता है। आदिकाल के ऋग्वैदिक साहित्य से लेकर
अंग्रेजों के आने के समय तक पंचायतों का उल्लेख रहा है। पंचायती राज की प्रेरणा परंपरागत पंच परमेश्वर से मिली है, यानी कि जो परंपरागत पंच परमेश्वर था उसी से हमें पंचायती राज की प्रेरणा मिलती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तो पंचायतों के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली गई। गांव की कल्पना एक आत्मनिर्भर स्वायत्त शासन तंत्र के रूप में की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में पंचायती राज का उद्भव। भारत में आखिर कैसे हुआ पंचायती राज का उद्भव, इसके बारे में जानते हैं। तो भारत में अगर हम देखें तो भारत में पंचायती राज की इतिहास भारत में पंचायती राज के इतिहास को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से निम्नलिखित कालक्रमों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, वैदिक युग, जो हम पहले देख चुके हैं, इनके बारे में जानेंगे। वैदिक युग। प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह। ऋग्वेद में स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में सभा, समिति और विदत का उल्लेख मिलता है। पीछे हम देख चुके हैं कि हमने ऋग्वेद में 3 स्थानीय स्व इकाइयों का जिक्र है, सभा, समिति और विदत का उल्लेख मिलता है। ये स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। राजा कुछ कार्यों और निर्णयों के संबंध में इन निकायों की स्वीकृति प्राप्त किया करते थे, यानी कि राजा को जो भी कुछ निर्णय लेने हुआ करते थे लोगों के संबंध में, वो इन समितियों से, इन इकाइयों से, स्थानीय स्व इकाइयों से स्वीकृति प्राप्त किया करते थे, अनुमति लेते थे। ठीक है। महाकाव्य युग की बात करें हम तो देख चुके हैं, रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य हैं ये, और इनके काल को हम देखते हैं। रामायण के अध्ययन से संकेत मिलता है कि प्रशासन 2 भागों में बांटा गया था। पहला पुर और जनपद। पुर क्या था? नगर का था। जनपद ग्राम का था। ठीक है। और हमने देखा था कि उस समय की रामायण में जो राज्य में एक जाति पंचायत भी होती थी, और जाति पंचायत के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति जो है राजा के मंत्रिपरिषद का सदस्य हुआ करता था। फिर हमने नीचे देखा था कि महाभारत के शांति पर्व, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनु, याद रखना, महाभारत के शांति पर्व, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनु स्मृति से भी ग्रामों के स्थानीय शासन के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। आगे जरा हम देखें, ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था, जबकि 10 ग्रामों का प्रमुख होता था। विंश अधिपति, शतग्राम अध्यक्ष और शतग्राम पति क्रमशः 20, 100 और 1000 ग्रामों के प्रमुख होते थे। यानी कि ध्यान रखना, दसप क्या होता था? दसप जो होता था वो 10 ग्रामों का प्रमुख दसप कहलाता था। 20 गांवों का जो प्रमुख होता था वो विंश कहलाता था, विंश। और 100 ग्रामों का जो प्रमुख होता था वो अधिपति कहलाता था। और 1000 ग्रामों का जो प्रमुख होता था वो शतग्राम कहलाता था। कौन कहलाता था? शतग्राम कहलाता था। तो दसप 10 ग्रामों का प्रमुख, विंश 20 ग्रामों का प्रमुख, अधिपति 100 ग्रामों का प्रमुख और 1000 ग्रामों का प्रमुख शतग्राम। ठीक है। ये करते क्या थे? ये स्थानीय स्तर पर कर एकत्र करते थे और अपने ग्रामों की रक्षा के लिए उत्तरदायी थे। ठीक है। अब हम आगे जरा देख लेते हैं, थोड़ा सा एक हायरार्की बनी हुई देख लेते हैं जरा। तो यहाँ पर परिवार का जो मुखिया होता था उसे हम बोलते थे कुलप। ठीक है। परिवार का जो मुखिया होता था उसे हम कहते थे कुलप। परिवार और परिवार मिलके बनता था ग्राम, और ग्राम का जो मुखिया होता था वो कहलाता था ग्रामड़ी। और बहुत ग्राम मिलके बनाते थे बिंस, और इसका जो मुखिया होता था वो कहलाता था बीसपति। 20 मिलके बनाते थे जन, और जन का मुखिया होता था जनपति। और जन मिलके बनाते थे राष्ट्र, और राष्ट्र का सम्राट होता था, राष्ट्र का प्रमुख सम्राट कहलाता था। ठीक है। अगला जरा देख लेते हैं पहले हम। तो प्राचीन भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन से संबंधित शब्दावलियाँ। ठीक है। तो ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता कहाँ है? वैदिक साहित्य में। ग्रामड़ी किसे कहते थे? ग्राम प्रशासन का अधिकारी ग्रामड़ी कहलाता था। गोप का काम होता था, हदबंदी का कार्य गोप करता था। गौलमिक ग्रामीण प्रशासक होता था, गौलमिक। ग्रामपति या महत्तर ग्राम प्रशासन चलाता था। उर जो थी ये लोगों की संस्था थी। उर जो थी लोगों की संस्था थी। पटवारी
ग्राम प्रधान का सहयोगी हुआ करता था। मौजा, गाँवों के समूह को मौजा कहा गया है। ठीक है। हम जो है इसमें जो यूथ की जो बुक है कंप्लीट, उसको हम इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे अपनी इस प्रहार सीरीज में। जो भी लोग इससे जुड़े रहेंगे उनको अपने एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। तो आगे के हम पॉइंट जरा देख लेते हैं। प्राचीन काल। प्राचीन काल की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। पीछे हम देख चुके हैं। नगर को पुर कहा जाता था और इसका प्रमुख नागरिक होता था। स्थानीय निकाय किसी भी राजसी हस्तक्षेप से मुक्त थे, यानी कि उस समय जो स्थानीय निकाय होते थे वो राजसी हस्तक्षेप से मुक्त थे। वहाँ पर कोई राजसी जो है हस्तक्षेप नहीं होता था। मौर्य तथा मौर्योत्तर काल में ग्राम का मुखिया वृद्धों की एक परिषद की सहायता से ग्रामीण जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता था। यह प्रणाली गुप्त काल में भी बनी रही। यद्यपि नामकरण में कुछ परिवर्तन हुए, इस काल में जिलाधिकारी को विषयपति और ग्राम के प्रधान को ग्रामिक के रूप में जाना जाता था। प्राचीन भारत में स्थानीय शासन की एक सुस्थापित प्रणाली विद्यमान थी, जो परंपराओं और रीति रिवाजों के एक निर्धारित रूपरेखा के आधार पर संचालित होती थी। यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि पंचायत के प्रमुख के रूप में, यहाँ तक कि सदस्यों के रूप में भी स्त्रियों की भागीदारी का कोई संदर्भ प्राप्त नहीं होता। तो पंचायत के रूप में आप यहाँ ध्यान देंगे कि जो प्राचीन काल है, यहाँ पर स्त्रियों की भागीदारी का कोई संदर्भ प्राप्त नहीं होता है। यानी कि पंचायतों में, वैदिक काल में पंचायतों में स्त्रियों की कोई भागीदारी नहीं है। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब हम जो देखने वाले हैं ग्राम विकास के उद्भव के चरण। वैदिक जीवन का ग्रामीण सामुदायिक परिवेश, ग्रामिक मुख्य ग्राम अधिकारी होता था। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा है अर्थशास्त्र एवं मनुस्मृति से ग्रामीण समुदाय के पर्याप्त साक्ष्य। मौर्य तथा मौर्योत्तर काल में ग्राम प्रधान का ग्रामिक के रूप में उल्लेख। मध्यकाल में ग्राम शासन के 3 महत्वपूर्ण अधिकारियों का उल्लेख हम पहले देख चुके हैं। पटवारी होते थे राजस्व संग्रहकर्ता। चौधरी पंचों की सहायता से विवाद निपटाने हेतु। मुकद्दम प्रशासन हेतु देख चुके हैं हम। दक्षिण भारत में ग्राम समाज की सुदृढ़ एवं शानदार प्रस्तुति। ध्यान रखेंगे दक्षिण भारत में उर, महासभा और नाडु, ये 3 संस्थाओं का जिक्र है। ये 3 स्थानीय संस्थाएं हैं। ये पहला है उर। उर क्या होती थी? उर जो होती थी सामान्य ग्रामीणों का संगठन थी। महासभा ये ब्राह्मणों का संगठन थी। नाडु ये ग्रामीण इकाई एवं प्रशासन का केंद्र थी। ठीक है। तो हमने 3 लोगों के बारे में समझा, उर, महासभा, नाडु। उर क्या थी? सामान्य ग्रामीणों का संगठन। महासभा ब्राह्मणों का संगठन। नाडु ग्रामीण इकाई एवं प्रशासन का केंद्र। इसके बाद आगे हम चलते जाते हैं। एक सेकेंड। हाँ, इसके बाद होता है लॉर्ड मेयो। अंग्रेजों की शासन व्यवस्था की बात आ गई यहाँ पर। तो यहाँ शुरू हो जाता है लॉर्ड मेयो 1870 में स्थानीय संस्थाओं का उद्भव ग्रामीण स्तर पर। 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा ग्रामीण संस्थाओं को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। आखिर पहला पॉइंट तो निकल के आता है, याद रखेंगे। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1870 में जो है ये स्थानीय संस्थाओं का उद्भव होता है ग्रामीण स्तर पर। ठीक है। लेकिन लोकतांत्रिक ढांचा किसने प्रदान किया? तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने जो है लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया था। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय संस्थाओं का जन्मदाता भी बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है। फिर हम बात करें अगर हम बात करें 1919 की, तो वर्ष 1919 में मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। संविधान, हमारे भारत देश के संविधान के अनुच्छेद 40 में भी पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है। ये तो हमने ब्रीफ में पूरा जान लिया वर्तमान तक। अब हम अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं मध्यकाल। मध्यकाल की बात करें, मध्यकाल मतलब मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में 2 चीज़ें आ जाएंगी, सल्तनत काल और मुगल काल। पीछे हम देख चुके हैं। मुगल काल में प्रशासन धीरे धीरे पतन की ओर उन्मुख हो जाता है।
ऐसे ही हम जानने वाले हैं, सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित कर दिया था, और हम पीछे जान चुके हैं कि जो प्रांत होते थे उन्हें कहा गया है विलायत। और हमने पीछे पढ़ा है कि ग्राम ग्राम के शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। प्रशासन के लिए मुकद्दम, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी, पंचों की सहायता से विवादों को समाधान के लिए होते थे चौधरी। ग्रामों को स्वशासन के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्याप्त शक्तियां प्राप्त थीं। मध्यकाल में मुगल शासन के तहत जातिवाद और शासन की सामंतवादी प्रणाली ने धीरे धीरे ग्रामीण स्वशासन को नष्ट कर दिया। मध्यकाल में भी स्थानीय ग्राम प्रशासन में स्त्रियों की भागीदारी का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। यानी कि प्राचीन काल में हो चाहे मध्यकाल में हो, इन दोनों का जो प्रशासन में जो भागीदारी है, स्थानीय ग्राम के प्रशासन में जो भागीदारी है, उसका उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अगर हम आगे जरा देखें यहाँ पर, तो हम जरा देखते हैं आगे क्या पॉइंट निकल के आता है। तो प्रारंभ में ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त। 1870 में मेयो प्रस्ताव से स्थानीय स्वशासन की दिशा में प्रयास प्रारंभ। 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय संस्थाओं को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया। 1907 में CEH होबहाउस की अध्यक्षता में केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के गठन से एक अहम बल मिला। इस आयोग ने 1909 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया। 1919 मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा स्थानीय स्वशासन का विषय प्रांतों को सौंप दिया गया। मांटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में ही इन स्थानीय निकायों की पूर्ण स्वतंत्रता की भी बात कही गई थी। ये बातें ध्यान देने वाली बातें हैं। आइए कुछ और पॉइंट को समझते हैं। भारत में पंचायतों का उल्लेख ऋग्वेद, बौद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल में निरंतर मिलता है। फिर भी इन्हें औपचारिक रूप से संगठित करने का सबसे पहला प्रयास अंग्रेजों ने ही किया था। ये ध्यान देने वाली बात है कि आखिर औपचारिक रूप से किसने गठित करने का प्रयास किया था, तो ये प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त सरकार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का विचार प्रस्तुत करके नगरों के लिए नगरपालिका समितियों तथा ग्रामीणों के लिए जिला बोर्डों की स्थापना की। वर्ष 1909 ईस्वी में लाहौर में हुए 24वें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में पंचायतों की महत्ता को अनुभव किया गया तथा इनके पुनर्गठन की व्यवस्था की परिकल्पना की गई। जब अंग्रेज भारत आए तो उस समय ग्रामीण शासन पद्धति कायम थी, हालांकि स्थिति अच्छी नहीं थी। चार्ल्स मेटकॉफ ने इस व्यवस्था की सराहना की और पंचायतों को लघु गणराज्य कहा। तो एक पॉइंट निकल के आया कि आखिर पंचायतों को लघु गणराज्य किसने कहा था, तो चार्ल्स मेटकॉफ ने पंचायतों को लघु गणराज्य की संज्ञा दी थी। अंग्रेजों ने अपने शासन विस्तार के लिए ग्रामीण व्यवस्था का खूब इस्तेमाल किया और इसकी स्वायत्तता को खत्म कर दिया। इस तरह के ब्रिटिश हस्तक्षेप के फलस्वरूप पंचायतों के प्रति लोग अपनी आस्था खोने लगे। रॉयल कमीशन ने 1909 में अपनी रिपोर्ट पेश की और ग्रामीण मुद्दों और स्थानीय कार्यों को ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित किए जाने की सिफारिश की। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गई और वे कमजोर हो गए। वर्ष 1870 में भारत में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव हुआ। वर्ष 1870 के प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्व में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी। वर्ष 1870 में ही शहरी नगरपालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1857 के शाही वित्त पर भारी दबाव बना दिया गया और स्थानीय सेवा को स्थानीय कराधान से वित्त पोषित करना आवश्यक माना गया। इस प्रकार यह राजकोषीय मजबूरी थी कि विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अगला पॉइंट, मेयो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में इन स्थानीय संस्थाओं को उनका अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया।
सभी बोर्डों जो उस समय अस्तित्व में थे में निर्वाचित गैर अधिकारियों के 2/3 बहुमत को अनिवार्य कर दिया गया और इन निकायों के अध्यक्ष को भी निर्वाचित गैर अधिकारियों में से ही चुना जाता था। ये ध्यान रखेंगे कि इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा माना जाता है। वर्ष 1907 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को CEH होब हाउस ध्यान रखेंगे क्या बताया गया यहाँ पर। वर्ष 1907 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को CEH होब हाउस की अध्यक्षता में विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के गठन से अत्यंत बल मिला। इस कमीशन आयोग ने ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्व को चिन्हित किया। वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। इस सुधार में यह अनुशंसा भी की गई कि जहां तक संभव हो स्थानीय निकायों के पास एक पूर्ण नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए और बाहरी नियंत्रण से उन्हें संभवतः पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इन पंचायतों के दायरे में ग्रामों की सीमित संख्या ही थी और इनके कार्य भी सीमित थे। संगठनात्मक और राजकोषीय बाधाओं के कारण ये ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक और जीवंत संस्थाओं के रूप में परिणत न हो सकी। वर्ष 1925 तक 8 प्रांतों ने पंचायत अधिनियमों को पारित कर लिया था और 1926 तक 6 देशी रियासतों ने भी पंचायत कानून पारित कर लिए थे। स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियां दी गईं और करारोपण के अधिकारों को कम कर दिया गया। तो ये पहला पॉइंट पूरा लगभग कंप्लीट हो जाता है। पहले पॉइंट में हमने क्या क्या समझा। हमने समझा परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था। तो परंपरागत पंचायतें कैसी थी हमने देख लिया, ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था थी हमने देख लिया है। ठीक है, इसके आगे का जो अगला पॉइंट है उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे और अगला पार्ट भी हम समझेंगे। अगले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे तो मैं बता देता हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में हम बहुत सारी समितियाँ देखेंगे, क्या क्या प्रावधान थे उनके बारे में देखेंगे, कौन कौन से राज्य में किस तरह की पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो हम जो हमारी जो सीरीज चल रही है प्रहार सीरीज, इसमें हम पूरी की पूरी यूथ कंपटीशन की पूरी बुक को कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, शेयर करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।